नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने आए हैं वो है किराएदारी से जुड़ा। क्या है किराएदारी से जो संबंधित कानून और इसके अधिकार। साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में, तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कानूनन क्या कुछ रास्ता आप अपना सकते हैं। विषय एक बार फिर आपको बताते हैं। विषय आज हमारा किराएदारी से जुड़ा हुआ है कि किराएदारी से संबंधित क्या है कानूनी प्रावधान। इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ बेहद खास मेहमान राजेश लाठीकरा जी हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो किराएदारी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या कानून कहता है इस मसले पर। देखिए, हर एक स्टेट के अंदर रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से कानून अलग अलग बनाए गए हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1954 लागू होता है, और अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 का है। महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 का है, और इसी तरह आंध्र प्रदेश में 1960 का है। तो इस तरह से रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत हर तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें किराएदारी के हितों की रक्षा होती है, जिसमें मकान मालिकों के हितों की रक्षा होती है, जिसमें एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाता है। इसमें एक खास बात ये रहती है कि अगर जो इसके जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर वही किराएदार और मकान मालिक के डिस्प्यूट्स आ सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड रेंट की डेफिनेशन के अंदर आते हो। एक लिमिट होती है, इसलिए वो लिमिट से ज़्यादा रेंट तय नहीं हो सकता। वो लिमिट के तहत जो भी उसके नीचे आते हैं वो इस रेंट कंट्रोल के तहत ही गवर्न किए जाते हैं, जो भी इनके डिस्प्यूट्स होते हैं और जो भी चीज़ें इनमें तय होनी होती है। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम इस किराएदारी को संबंधित कानून की तरफ से बनाए गए हैं। ये भिन्नता क्यों? ये भिन्नता उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है। हर एक स्टेट की अलग अलग जोग्राफिक कंडीशंस अलग अलग होती है, और उसके तहत उन सिचुएशनों को सारा मद्देनजर रखते हुए और उनके जो और दूसरे लॉज होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। लेकिन अगर बेसिक चीज़ उसमें देखी जाएगी तो बेसिक हर एक चीज़ में कॉमन रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन जरूर रहती है उसके अंदर, ताकि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके और प्रॉपरली उसका फ़ायदा दोनों किराएदार को और मकान मालिक को दोनों को मिल सके। इसलिए थोड़ी भिन्नता रहती है। जी बिल्कुल, कानूनन कि दोनों पक्षों को, चाहे वो ऑनर पक्ष हो या फिर किराएदार पक्ष हो, उनको दोनों को कानूनन अधिकार दिए गए हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक मकान मालिक को क्या कुछ कानून अधिकार होते हैं, साथ ही एक किराएदार को भी अधिकार दिए गए हैं। देखिए, अगर मकान मालिक की हम बात करते हैं, उसका सबसे पहला प्राइमरी मोटिव होता है कि उसको उसका रेंट टाइम पे मिलना चाहिए। तो जहाँ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट आती है, तो वहाँ पर अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत है तो उसको बस एक ग्राउंड ऑफ इविक्शन बन जाता है। उसको प्रॉपर्टी से उसका कोई बेजा इस्तेमाल करता है, उसने रेजिडेंस के दिया है, कोई उसको कमर्शियल में करता है, तब भी उसके पास खाली कराने का ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से बहुत सारे ग्राउंड्स हैं उसके पास अवेलेबल कि अगर उसका मिसयूज़ होता है और वो अपनी जो बात तय करी है उससे बाहर जाता है, तो मकान मालिक के पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं कानूनी, उस पर सारे प्रोविजंस उसके लिए अवेलेबल है। वो अपनी प्रॉपर्टी वापस दे सकता है, रिकवरी कर सकता है अपने रेंट की। इसी तरह से किराएदार के पास भी बहुत सारे कानूनी अधिकार होते हैं। जैसे उसको जिस प्रॉपर्टी में वो रहता है, जिसका वो किराया पे करता है, उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस करना मकान मालिक की जिम्मेदारी है। उसके बाद उसको वो इलीगली और ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकता प्रॉपर्टी में से, अगर एक बार उसको रेंट कंट्रोल की प्रोटेक्शन मिल जाती है तो। इस तरह के बहुत ही व्यापक चीज़ें हैं इसके अंदर, जिसमें दोनों पक्षों के हितों की रक्षा होती है।
चलिए बिल्कुल, हम विस्तार से जो चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों से भी हम बार-बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके ज़हन में है, कोई रास्ता अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं और क्या कानूनन वो रास्ता हो सकता है जो आप अख्तियार करें, जिसके तहत आपको रिलीफ मिले, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो किराएदारी से जुड़ा हुआ है। हमने बात की है कि एक मकान मालिक के क्या कुछ अधिकार होते हैं, साथ ही कुछ अधिकार किराएदारों को भी दिए गए हैं। एग्रीमेंट की यहाँ पर बात हम ज़रूर करना चाहेंगे कि एग्रीमेंट कितना ज़रूरी होता है, प्रोसेस क्या कुछ होता है। देखिए, अगर जो आपकी किराएदारी है वो 11 महीने या उससे नीचे की है तो आप एक रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। वो एक ऑप्शनल होता है कि आप उसको रजिस्टर कराएं या ना कराएं। लेकिन जहां पर आपकी किराएदारी 11 महीने से ऊपर चली जाती है और आप रेंट कंट्रोल की प्रोटेक्शन में भी नहीं है, आपका किराया भी, जैसे अगर दिल्ली रेंट कंट्रोल की बात करें तो 3,500 रुपये है, यूपी की बात करें तो 2,000 रुपये है, आंध्र प्रदेश की बात करें वहां पर 1,000 रुपये तक की लिमिट है। इन लिमिट से बाहर जब चला जाता है किराएदारी और किराया, तो उसके बाद वो प्रोटेक्शन नहीं रहती और दोनों पक्षों को एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अब एग्रीमेंट एक बहुत ही अहम दस्तावेज होता है दोनों पक्षों के राइट्स और ऑब्लिगेशंस और लायबिलिटीज डिसाइड करने के लिए जी। और इसको बनाते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, हर चीज को बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण 8-10 चीजें हैं जिसका ध्यान दोनों पक्षों को रखना चाहिए। सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, ये सब जो पहली कंडीशन होती है दोनों पक्षों का, लैंडलॉर्ड हो चाहे टेनेंट हो, उनका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसमें कितना किराया है वो एकदम क्लियरली दोनों पक्षों को तय करके मेंशन करना चाहिए। गवाहों की क्या भूमिका होती है? जी, गवाहों की भी बहुत अहम भूमिका रहती है इसके अंदर, क्योंकि गवाह जो होते हैं वो उस एग्रीमेंट को प्रूव करने के लिए कि ये एग्रीमेंट हमारे सामने बना है और ये इसमें जो तय हुई थी कंडीशन ऐसे ही तय हुई थी जैसे इसमें लिखी गई है, तो वो अगर कभी कोई डिस्प्यूट पड़ता है और कोर्ट में जाता है तो वो गवाह भी अपना रोल प्ले करते हैं। बाकी जो कंडीशंस होती है वो अपना आप ही अपनी बातें अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर दिया है किराएदार ने तो कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, वो रिफंड किस कंडीशंस में होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद जो दूसरी जो एमिनिटीज यूज कर रहे हैं क्या उसका भी कोई अलग से किराया होगा। जो फर्निशिंग और फिटिंग्स फिक्चर्स दिए गए हैं किराएदार को उसकी लिस्ट बननी चाहिए एक प्रॉपर, दोनों पक्षों को बनानी चाहिए। चलिए बिल्कुल, हम विस्तार से चर्चा करेंगे और भी इसके तमाम पहलू हैं जिनको हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल जाए कि आखिर कानूनन क्या कुछ अधिकार उन्हें हासिल होते हैं, एक मकान मालिक के तौर पर और एक किराएदार के तौर पर। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आजाद जी पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हापुड़ से हैं। आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, ये मैं ये जानना चाहता था जी। जी मैं आजाद जी, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आप अपनी आवाज को बेहतर तरीके से उठा पाएं। सवाल कीजिए। अच्छा सर, अच्छा 1 मिनट, मैं दूसरे कमरे में ही चला जाता हूँ। हेलो सर। जी जी, मैं हापुड़ जिले से बोल रहा हूँ सर। हेलो सर, सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरी समस्या ये है सर, अभी 2 साल पहले एक शख्स ने मेरे को नौकरी का झांसा देने के बाद मुझसे थोड़े पैसे भी ले लिए। जी जी सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अब तक तो उन्होंने मुझको ये कहते रहे कि अगर तुम पैसे के लिए, हम उनसे कई बार बातें की उनसे। आजाद जी, आपने ये जो पैसे दिए थे चेक के थ्रू दिए थे या फिर कैश दिए थे? सर, कैश ही दिए थे। ठीक है, ठीक है। राजेश जी, क्या उपाय इनके पास कुछ बचता है? आपने किसी को पैसे दिए नौकरी लेने के लिए और आपने कोई लिखत पढ़त नहीं करी और वो आपने, वैसे तो आप दोनों का ही काम इलीगल था, आपको किसी को पैसे देके कोई नौकरी के लिए कोई झांसा दे रहा है आपको नौकरी दिलवाएगा तो वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई इस तरह का चीटिंग फ्रॉड आपके साथ करता है तो उसने खाली आपके साथ नहीं किया होगा और लोगों के साथ भी किया होगा। तो आपको चाहिए कि ऐसे और लोगों को भी आप ढूंढें और मिलकर एक कंप्लेंट करें पुलिस स्टेशन में और हायर अथॉरिटीज को पुलिस कंप्लेंट करें तो आपकी कंप्लेंट के ऊपर सुनवाई होगी और उसके ऊपर केस दर्ज होगा। अगर कई लोग एक साथ ही एक ही जैसी कंप्लेंट करते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ऐसा कुछ जरूर हुआ है और जो आपका पैसा गया है उसकी पूरा ब्यौरा दे कि किस तरह से, किस कंडीशन में, किस तारीख को आपने पैसा दिया है, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड होगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आजाद जी आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। अभिषेक, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए।
अभिषेक जी, आवाज मिल पा रही है? हेलो। जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है सर मेरा कि मैंने कभी प्रॉपर्टी देखी है परचेज करने के लिए, जी। तो उसमें सर एक बात भी पता लगी है कि सर वो उसका जो होता है रजिस्ट्री वो तो हो चुकी है उसकी, और उसका उन्होंने जो दाखिल खारिज जो होता है वो नहीं करा है। क्या हम उस प्रॉपर्टी को दोबारा रीसेल कर सकते हैं क्या? राजेश जी। जी देखिए, आपने प्रॉपर्टी बेच दी है और रजिस्ट्री करके बेची है। दाखिल खारिज कराना जो आपका टाइटल डिसाइड नहीं करता, दाखिल खारिज में सिर्फ एक म्यूटेशन होकर नाम चढ़ता है उसके अंदर। आपने ये भी बताया कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी और आपने रजिस्ट्री भी कर दी है उनके नाम में, तो रजिस्ट्री करने से वो प्रॉपर मालिक बन चुके हैं उस प्रॉपर्टी के। आपके पास कोई राइट नहीं है, आप इसको रीसेल नहीं कर सकते। अगर आप करते तो वो गैर कानूनी होगा। चलिए, बिल्कुल जो आपका सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आपको उसका जवाब बेहतर तरीके से मिला होगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो अब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुँच पाए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो किराएदारी से जुड़ा हुआ है कि कानूनन क्या कुछ अधिकार है एक मकान मालिक को, साथ में एक किराएदार को। राजेश जी, हम जो एग्रीमेंट की चर्चा कर रहे थे, कम से कम कितने समय का एग्रीमेंट हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लिमिट कितनी हो सकती है, साथ ही रिसिप्ट कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, इसके अंदर अगर हम किराएदार का एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट के अंदर कंडीशन दो पक्ष बैठ कर डिसाइड करते हैं, मकान मालिक और किराएदार। वो उसमें अपनी जैसी कंडीशन उनको पसंद है वो कर सकते थे। उसके अंदर 3 साल या 6 साल का लॉक इन पीरियड लगा सकते हैं, जिसके तहत ना वो खाली करवा सकता ना आप खाली करेंगे। वो लॉक इन पीरियड इसलिए होता है क्योंकि आपकी जरूरत के मुताबिक हो सकता है कि मकान मालिक ने उस प्रॉपर्टी को डेवलप किया हो, उसके चार्जेस लगे हों। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो अमेनिटीज़ उसने प्रोवाइड की गई है, वो अमेनिटीज़ को आपको यूज़ करने के लिए दी गई है, तो वो सारी चीज़ें आपके एग्रीमेंट के अंदर आनी चाहिए प्रॉपरली। और इसके अंदर पीरियड की कोई बाउंडेशन नहीं होती। और जहाँ तक रिसिप्ट का बात है तो आजकल जो हायर रेंट्स होते हैं जो 10,000, 20,000, 25,000, वो रेंट हमेशा चेक से ही दिए जाते हैं और वो देने भी चेक से चाहिए, क्योंकि उसमें आप कोई टैक्स लायबिलिटी वगैरह इवेट करने की कोशिश करें तो वो भी गलत होगा। उसमें आपके भी राइट सेफ नहीं है। जो किराएदार है उसके लिए भी प्रॉब्लम है, मकान मालिक के लिए भी प्रॉब्लम है। किराएदार अगर नहीं लेता अपनी प्रॉपर रिसिप्ट तो उसको ये रहता है कि उसने रेंट नहीं दिया, इससे वो डिस्प्यूट पड़ सकता है रेंट का। और जहां तक रेंट कंट्रोल की बात है, अगर रेंट कंट्रोल की हम बात करें तो जो किराए स्टैंडर्ड रेंट से नीचे आते हैं उसके अंदर बहुत ही क्लियर प्रोविजन दिया गया है कि हर बार जो किराएदार है मकान मालिक से रेंट रिसिप्ट ले। अगर मकान मालिक रेंट रिसिप्ट नहीं देता तो जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है उसका सेक्शन 26 है, उस 26 के तहत रेंट कंट्रोल के बाद एप्लीकेशन लगा सकता है किराएदार 2 महीने के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है। उसके ऊपर रेंट कंट्रोलर जो है मकान मालिक के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है और वो सर्टिफिकेट भी देता है आपने किराया पे किया है। और उसके बाद अगर आप रेंट नहीं देता तो आप उसको लेने से मना करता है मकान मालिक, तो आप इसको सेक्शन 27 के अंदर टेंडर करेंगे किराया, और वो किराया तब वो मना करता है तो आपको रेंट कंट्रोल के पास जमा कराना होता है किराया। पोस्टल रिसिप्ट के साथ जो मनी ऑर्डर से आपने उसको दिया है और रिफ्यूजल आया है वो वहाँ पर फिर एक्सेप्ट हो जाता है और वहाँ पर जमा होता है। उसमें ऑप्शन रहता है लैंडलॉर्ड के पास, रेंट कंट्रोल नोटिस इशू करते हैं, उन पे ऑप्शन होता है कि वो वहाँ से अपना किराया विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोद जी एक और दर्शक उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी प्रमोद जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मैं गाड़ी लोन लिए थे, 87,000 रुपये फाइनेंस हुआ जी जी। उसमें से मैं 94,000 दे चुके हूँ। अभी 1,40,000 का वो दावा कर रहा है नोटिस वगैरह। इसके पीछे वजह बताई जी, वजह इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन था कि मैं 94,000 को मैं पास किया था लोन के लिए। 87,000 जी मेरा 1.5 साल के लिए किया हुआ था, 18 महीने जी। राजेश जी, तो मैं 13 में फाइनेंस हुआ था, 15 में 94 दे चुका था। अभी फिलहाल वो बोल रहा है 1,40,000 लेट हो गया, इसलिए 1,40,000 मांग रहा है। राजेश जी क्या उपाय? देखिए, जो इन्होंने बताई अपनी समस्या, ये बहुत कॉमन समस्या है। जितने भी ये प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं और जितने भी बैंक भी इवन इन्वॉल्व है इसमें, वो लोग बहुत ही आर्बिट्रेरी तरीके से और बहुत ही अपने मनमाने तरीके से बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, पेनल्टीज के अंदर,
फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट टाइमली, उसमें ये लोग बहुत बड़ा इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने 94,000 भर दिए, करीब जिन्होंने जितना लिया उतना भर दिया है, उसके बाद भी ये 1.5 लाख रुपए की रिकवरी बता रहे हैं उसके ऊपर। तो उसके अंदर आपको ये चाहिए कि पहले सबसे पहले आप जो आपका जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, आपका जो फाइनेंस कंपनी है उसकी कॉपी ले, उसके अंदर अपनी कंडीशन देखें कि क्या तय हुई थी कंडीशन, उसके बाद आप प्रॉपरली कोर्ट को अप्रोच करें। उसके अंदर ना वो आपकी गाड़ी उठा सकते, ऐसे डायरेक्शंस आ चुके हैं कई जजमेंट्स के अंदर, वो जबरदस्ती आपकी गाड़ी नहीं ले जा सकते। और उसके बाद आप बैठ के मीडिएशन के अंदर मैटर रेफर होते हैं इस तरह के, वहां बैठ के आप प्रॉपर एग्रीमेंट के मुताबिक अपना देखिए कि आपने कितनी पेमेंट भर दी है और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था जो उन्होंने बढ़ाया है वो कम करेंगे, वहां आप सेटलमेंट करते हैं तो आपका जरूर इसके अंदर से 1.5 लाख की जगह आपको 50-25 जो भी आपका बनता होगा। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो रास्ता आपको राजेश लाठीगरा जी की तरफ से बताया गया, अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हो तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी मदद जरूर मिल पाएगी। एसके सैरुल साहब हमारे साथ हैं, आप पश्चिम बंगाल से हैं। सैरुल साहब सवाल कीजिए अपना। जी सवाल सर हमारा यही है कि जो मैं फरवरी को 27 तारीख को कुछ चेक का डॉक्यूमेंट्स भेजा था सर, कि कोई कंपनी हमको पैसा नहीं दिया था ना, तो चेक का मैं फोटो कॉपी पूरा अपना डॉक्यूमेंट आपके पास भेजा था सर, लेकिन अभी कोई सुझाव नहीं आया है आपके तरफ से। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजेश जी क्या सुझाव इनको देना चाहिए? ये आपके पास डॉक्यूमेंट भेजे थे बता रहे हैं कुछ जी, इनका 10,000 की चेक ये बता रहे हैं कि चेक से जुड़ा विवाद है। और कहाँ भेजे थे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स? एक बार सवाल अपना कीजिए, आप चाहते क्या हैं? सर मैं आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजे थे फरवरी महीने में कि जो एक कंपनी 2,10,000 का चेक दिया था सर, लेकिन उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगा दिया था, इसके वजह से हमारा पेमेंट क्लियर नहीं हुआ और वो ठेकेदार फोन भी नहीं उठा रहा है यार, हमारे से बात भी नहीं कर रहा है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको फौरी तौर पर उपाय जरूर बताएंगे। बाकी आपके जो कागजात हैं उनको चेक करने के बाद आप तक क्या कुछ कानूनी कदम उठा सकते हैं आप, ये जरूर बताएंगे। राजेश जी, इसमें इनका चेक दिया था ठेकेदार ने, जो इनका चेक स्टॉप पेमेंट हो गया जो भी है, स्टॉप पेमेंट अगर आपका करा दिया है तो ये आपका चेक बाउंस का केस बनता है पहली नजर में, और इसमें आपको 138 का दावा लगाना चाहिए। एक आप लीगल नोटिस दीजिए तुरंत, आपका चेक बाउंस हुआ उसके 1 महीने के अंदर आपको नोटिस देना होता है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आप अपने वहाँ पर क्षेत्र के जो आपके कोर्ट है वहाँ पर जाके आप वकील साहब से संपर्क कीजिए, वो लीगल नोटिस देंगे दूसरी पार्टी को, उसके अंदर 138 की कार्रवाई होगी, उसमें 2 साल तक की सजा भी है उसको, और जितना आपका अमाउंट है उसका डबल भी मिल सकता है आपको। इस तरह के प्रोविजन है और इसमें आपको जरूर राहत मिलेगी। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं एसके सैरुल साहब की आपको अपना वाजिब जवाब जरूर मिल गया होगा, और अगर ये रास्ता आप जो अभी राजेश लाठीगरा जी की तरफ से बताया गया अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत जरूर मिलेगी। एसके मिश्रा जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। थैंक यू सर। सर मेरी एक प्रॉब्लम इस तरह की है कि मदर इन लॉ है हमारी, उनकी पति अभी देहांत हुआ है दिसंबर 2016 में। हेलो जी, हाँ जी सर, बात सुन रहे हैं जी। तो 2016 में हुआ है, तो कुछ उनके परिवार के लोग हैं जो कि उनकी प्रॉपर्टी को ये बता करके, नावल बता करके हड़पना चाह रहे हैं और कब्जा भी कर लिए हैं, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या अगर वो कौन लोग हैं एसके मिश्रा जी, वो कौन लोग हैं? क्या वो खास रिश्तेदार हैं, करीबी हैं बेहद? जी जी, हमारे ससुर जी के भाई हैं, सगे भाई हैं जी। तो उन्होंने जो है इस तरह से, जो कि हमारे ससुर जी की प्रॉपर्टी जो है उसको शामिल है, दोनों सभी भाइयों में है, और 7 भाई थे, 7 भाई में जो है एक भाई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और लोग हमारे साथ जी के साथ में हैं, और उनको जो है हमारे ससुर जी ने ट्रैक्टर लोन पे दिया है, लोन लेकर के KCC करा करके लोन भी भरे हुए हैं, ट्रैक्टर भी उन्हीं के कब्जे में है, और जो बैनामा ली हुई जमीन है वो भी उन्हीं के कब्जे में है, और वो लोग। ठीक है राजेश जी, देखिए इनका कुछ इस तरह का डिस्प्यूट है, शायद इनका राइट है उस प्रॉपर्टी के अंदर, और वो कुछ लोग इनका राइट दे नहीं रहे जी। तो इसके अंदर शायद ये परिवार के एक सदस्य बता रहे हैं कि इनके जो ससुर साहब थे उनके 7 बेटों में से एक बेटा शायद संपत्ति में अधिकार नहीं देना चाहता है, इनका भी राइट है उसके अंदर। जी। देखिए उसके अंदर आपका उस प्रॉपर्टी के अंदर राइट है, पुश्तैनी राइट है, एंसेस्ट्रल राइट है, जैसा आपने बताया। तो उसके अंदर पहली तौर पे आपको ये करना चाहिए कि आप सब जगह कंप्लेंट भी दे सकते हैं हर एक थाने के अंदर। दूसरा आपके पास ये राइट है कि आप एक सूट फॉर पार्टीशन डालिए, आपको कब्जा नहीं है, पोजीशन डालिए, सारी प्रॉपर्टीज जो
आपके ससुर साहब छोड़ के गए हैं, उनकी पूरा डिटेल्स आप अपने दावे के अंदर मेंशन कीजिए और उसके अंदर आप इंजंक्शन जरूर लगा दीजिए अभी, और वो पहले आप तय करवाइए इंजंक्शन, क्योंकि आप उन लोगों को रेस्ट्रेन करिए, कहीं वो प्रॉपर्टी बेच ना दे गलत तरीके से, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह का दावा जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसकी कंसर्न जुरिडिक्शन में आपको तुरंत लगाना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि आपकी प्रॉपर्टी और आपका जो भी हिस्सा उस प्रॉपर्टी में बनता है वो सुरक्षित रहे और आपको आपके राइट मिल सके। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिला होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बरेली से एक और कॉलर जितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, सवाल कीजिए। हमारी समस्या ये है। हेलो जी, सवाल कीजिए जितेंद्र जी। टेलीविजन का वॉल्यूम भी बंद कर दीजिए। हाँ सर, बंद है सर। हमारी समस्या एक हमारा वो चल रहा है, एक पटिशन रेट। हाँ सर, बंद है सर। हमारी एक रेट चल रही है सर नवाबगंज जी। हाँ तो सर, उसमें हमारी जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरी पार्टी सर है, जो चुनाव जीत गई थी, हम हार गए थे, उसकी एक कंपनी सर अपना सीधा सवाल कीजिए और क्या चाहते हैं, क्या रास्ता आप कानूनन चाहते हैं, ये बताइए। तो सर उसमें यानी जो हमारे एसडीएम महोदय साहब। चले, हम अपने दर्शकों से बार बार इसीलिए अपील कर रहे हैं कि आप अगर अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम चालू रखते हैं तो आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंचती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद रखें, ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हम तक पहुंच पाए और आपके सवाल का हम वाजिब जवाब भी आप तक पहुंचा पाए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो किराएदारी के साथ जुड़ा हुआ है। हम रेंट एग्रीमेंट की बात कर रहे थे। आपने बताया कि कानूनन क्या कुछ अधिकार एक मकान मालिक को, साथ ही एक किराएदार को। किराए में वृद्धि दर कैसे निर्धारित होती है? किराए में वृद्धि दर अगर हम रेंट कंट्रोल की बात करेंगे तो उसमें हर, जैसे दिल्ली के अंदर है 3 साल के अंदर 10% की इंक्रीज है, वैसे अलग अलग स्टेटों ने अपने हिसाब से कर रखा है उसके अंदर। और बाकी हम उसके बाहर की बात करते हैं, जो एग्रीमेंट और दो पार्टीज के बीच में लीज एग्रीमेंट या लीज डीड वगैरह रेंट एग्रीमेंट बनते हैं, तो उसके अंदर वो अपनी क्रॉस तय कर सकते हैं कि हर 3 साल बाद या 2 साल बाद, जैसा भी वो चाहें दोनों पार्टी, 10% की इंक्रीज होगी और इंक्रीज के साथ उनका रेंट कितना हो जाएगा ये भी तय कर सकते हैं। वो अपना जो पीरियड है टेनेंसी का वो भी 9 साल 12 साल तय कर सकते हैं। जैसे बैंक को लीज दी जाती है उसके अंदर हर 3 साल बाद 10% इंक्रीज का जनरली लोग क्लॉज डालते हैं, इस तरह का डालते हैं। और इस तरह की बहुत जितनी भी क्लॉजेज हैं आपके एग्रीमेंट में वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका रेंट जो भी लीज डीड आपकी बनती है उसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है जी। क्योंकि अगर आपका रेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एविडेंस के अंदर बहुत मायने ज्यादा नहीं रख पाएगा। चलिए, बिल्कुल अंत में एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या एक किराएदार कभी उस संपत्ति का अधिकारी भी हो सकता है? क्या कुछ इस तरह की कंडीशन हो सकती है? देखिए, जो उसने किराए पर लिया जी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कभी, जो टेनेंट होता है वो हमेशा टेनेंट ही रहता है प्रॉपर्टी का, वो मालिक तो नहीं बन सकता। लेकिन कुछ एक कंडीशंस, जैसे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट था, उसके अंदर था कि बहुत जो पुराने किराएदार हैं 100 साल से या 150 साल से, उसके अंदर कुछ इनके अपने जो अब उनके मकान मालिकों का आता पता नहीं है, वो प्रॉपर्टीज वहां पर हैं, वो किराया भी नहीं पे कर रहे। कुछ इस तरह के जो चीजें हुई थी उसके अंदर उस तरह के कभी प्रोविजंस आए थे कि आप कुछ एक पेमेंट करके आप उसके परचेज कर सकते हैं, वो रीडेवलप हो सकती है। कुछ इस तरह के प्रोविजंस वहाँ पर हैं। इस तरह के कई स्टेटों के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और जिनके मकान मालिकों का पता नहीं है, या मकान मालिक है तो वो रीडेवलप करना चाहते हैं, कुछ पेमेंट लेके उनको मालिक ही बना सकते हैं। तो इस तरह के हैं, हर तरह का फ्लेक्सिबल सिचुएशंस रहती हैं, उस तरह से सिचुएशन के हिसाब से डील किया जाता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश लाठीगरा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी ना होना या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर इंसाफ पाने से दूर रह जाता है, वंचित रह जाता है, और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।